नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ फाइनली पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा टूट चुका है। 4 दिन पहले ना पाकिस्तान के न्यूज आउटलेट्स ने यह खबर छापनी स्टार्ट कर दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट जो हो रहा है इस बार कनाडा में, इसके लिए इनवाइट ही नहीं किया गया। इस पर आप देखोगे पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट्स ने दर्जनों आर्टिकल पब्लिश करने स्टार्ट कर दिए। फिर इनके जो राइटर्स हैं इन्होंने और जगह इन्फ्लुएंस करके इवन अमेरिकन मीडिया, प्राइमरली ब्लूमबर्ग ब्लूमबर्ग मैं हमेशा कहूंगा, जो एक एंटी इंडिया न्यूज पाकिस्तान फैलाने की कोशिश करेगा ना, सबसे पहले ब्लूमबर्ग पकड़ता है इसको। मुझे आज तक समझ नहीं आएगा कि ब्लूमबर्ग को हमारे सीडीएस साहब ने क्यों इंटरव्यू दिया था, बट ब्लूमबर्ग ने भी सेम आर्टिकल छाप दिया। और इंटरेस्टिंगली जब ब्लूमबर्ग का भी इस पे आर्टिकल आया, कई लोगों ने मुझे बोला कि इंडिया को G7 समिट में इनवाइट नहीं किया जा रहा, मैं इस पर वीडियो क्यों नहीं बना रहा। मैंने आपको एक पुरानी वीडियो में बताया था कि ये अभी कंफर्म नहीं है, इस पर न्यूज़ आ रही है, बट जब तक कोई चीज़ कंफर्म होती नहीं है मैं उस पर यूजुअली वीडियो बनाता नहीं हूँ। और इसीलिए बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखना पसंद करते हैं, क्योंकि इनको पता है एक बार को ये वीडियो लेट बनाएगा, बट जो एक्चुअल न्यूज़ होगी, जो एक्चुअल स्टोरी होगी विद एविडेंस, वो फाइनली हमको पता लगेगी। तो पाकिस्तान ने अपना प्रोपेगेंडा फैलाया, अमेरिकन मीडिया ने पकड़ लिया इसको, इवन इंडिया में भी कई यूट्यूबर, कई इन्फ्लुएंसर, सब लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि जी भारत कहेगा विश्व गुरु। और इंडिया की पॉलिटिक्स में भी ये एक पार्ट बन गया कि जी इस बार भारत को G7 मीटिंग के लिए इनवाइट नहीं किया गया। ये सारी बातें अब खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली ट्वीट करी और ये कहा कि ग्लैड टू रिसीव ए कॉल फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी जैसे आप लोग जानते हैं नए प्रधानमंत्री हैं कनाडा के। इस वक्त कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ऑफ कनाडा ने इनको कॉल किया। पीएम मोदी ने इनको कांग्रेचुलेट किया है ऑन हिज रीसेंट इलेक्शन विक्ट्री, और इनको थैंक किया है कि इन्होंने इनवाइट किया है भारत को टू द G7 समिट। आगे ये भी कहते हैं, एज वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज बाउंड बाय डीप पीपल टू पीपल टाइज, इंडिया एंड कनाडा विल वर्क विद रिन्यूड विगर, guided by mutual respect and shared interest, look forward to our meeting at the summit। तो अब भारत की पार्टिसिपेशन यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है, और इस बार का G7 समिट देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इमेजिन कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के कनाडा पहुंचते ही इनसे सवाल पूछे जाएंगे कि जो वो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, इंडिया कनाडा रिलेशंस कहां पर खड़े हैं, क्या कनाडा भारत के समर्थन में खड़ा है या नहीं खड़ा। बहुत से सवाल यहां पर पूछे जाएंगे, और देखना होगा कि क्या कनाडा अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स को पीछे रखकर G7 की यूनिटी के बारे में सोचता है या नहीं सोचता। आई थिंक कनाडा यहां पर कुछ ज्यादा कुछ खराब हरकत नहीं करेगा जिससे G7 की इंपॉर्टेंस कम हो, क्योंकि G7 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल ग्रुप है, ना सिर्फ कनाडा के पर्सपेक्टिव से, यूरोप के पर्सपेक्टिव से भी। और यहाँ पे ये सातों देश आपको दिखेंगे जो दुनिया की टॉप 7 इकोनॉमीज होते। अगर भारत और चीन एग्जिस्ट ना करते तो बिल्कुल ये टॉप 7 पे होते। फ्रांस, यूएस, यूके, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा, ये सब मेंबर कंट्रीज है G7 की। और आप अगर लिस्ट देखोगे कंट्रीज की, द लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड रिगार्डिंग नॉमिनल जीडीपी, तो उसमें भारत और चाइना, इन दोनों को छोड़ के आप अगर देखोगे तो ये सभी कंट्रीज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और अगेन देखिए, प्रॉब्लम G7 के साथ यही है, लोग लंबे समय से यही कह रहे हैं कि G7 इतना रेलेवेंट रहा नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्द चाइना ओवरटेक कर लेगा यूएसए को, और भारत अभी भी G7 का परमानेंट मेंबर है नहीं। मैं आपको ये बता दूं, ये जो इनवाइट आया है ना कनाडा का, ये ऐसा नहीं है कि कुछ ये एहसान कर रहे हैं हम लोगों को बुलाकर। G7 नीड्स इंडिया टू स्टे रेलेवेंट, नहीं तो अगर किसी ग्लोबल ग्रुप में इंडिया या चाइना भी नहीं है, हाउ कैन यू टेक दैट ग्रुप सीरियसली। क्योंकि आप अगर G7 को कंपेयर करोगे ब्रिक्स के साथ, इंडिया एक परमानेंट मेंबर है ब्रिक्स का, इंडिया मेंबर नहीं है G7 का। हमको एज ए स्पेशल गेस्ट हर साल इनवाइट किया जा रहा है, लगातार 6-7 साल से। इस बार 7वां साल होगा जब लगातार भारत को इनवाइट किया जाएगा G7 समिट में। नाउ नोट करने वाली बात यह है, ऑलरेडी अगर हम टोटल शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी देखें तो ब्रिक्स देशों के पास 35% से भी ऊपर है, और G7 अभी भी 30% से कम चल रहा है। तो आप इमेजिन करिए, अगर भारत को ये एज ए गेस्ट भी इनवाइट नहीं करेंगे ना, तो G7 बहुत ही ज्यादा एक कमजोर ग्रुप दिखेगा कंपेयर टू ब्रिक्स। और मुझे आज भी याद है जब एक वेस्टर्न जर्नलिस्ट ने भारत के विदेश मंत्री से पूछा था कि आपने ब्रिक्स बनाया क्यों, व्हाई डिड इंडिया ज्वाइन ब्रिक्स, ब्रिक्स की जरूरत क्या है। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, क्योंकि आप लोगों ने G7 बना रखा था
और G7 में हमारी एंट्री होती नहीं थी, तो हमको ब्रिक्स बनाना पड़ा। और यहाँ पे जयशंकर साहब ने कैटेगोरिकली इस वीडियो में बता दिया था, अगर ब्रिक्स ना होता ना, तो तुम G7 में हमको एज ए गेस्ट भी इनवाइट ना करते। Do you consider that the BRICS will expand? Well, to be honest, why the club? Because there was another club. It was called the G7, and you wouldn't let anybody else into that club. So we said we go and form our own club. You know, so we decided, okay, we are also, good citizens of good standing who have a place in the global society, and therefore this is how typically clubs multiply. So it started, and as it started, like many clubs, it gained a life of its own. और अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है, इस बार का जो G7 समिट होगा ना, यहाँ पे हम देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म हुआ नहीं है, बहुत से सवाल पूछे जाएंगे मीडिया द्वारा। आज के समय हम देख रहे हैं कि भारत में बन रही है मीम्स कि इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो झगड़ा हो गया है ना, पीएम मोदी को जाकर अनाउंस करना चाहिए कि मैं सीज फायर अनाउंस करवा रहा हूं दोनों के बीच में। ऑब्वियसली इट्स जस्ट अ मीम, मजाक यहाँ पे चल रहा है, बट डेफिनेटली जब पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे, पूछा जाएगा कि ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस क्यों कर दिया खुद अपनी तरफ से, क्या ट्रंप का रोल था, ट्रंप का रोल कितना था। फिर पाकिस्तान से रिलेटेड भी सवाल पूछे जाएंगे, और ऑब्वियसली एक बड़ा क्वेश्चन ये भी आएगा कि G7 कंट्रीज मिलकर चाइना के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेगी ना। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ, भारत में कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, कई जर्नलिस्ट ये ओपनली कह रहे हैं कि G7 के बारे में ना हमें इतना सोचना भी नहीं चाहिए, ये बिना बात पे पॉलिटिक्स हो गई। एक्चुअली हुआ यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, इनके जो न्यूज़ आर्टिकल जो ये छापने वाले लोग हैं, इन्होंने इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया, और फिर भारत में भी दुख से मुझे बोलना पड़ेगा, कई लोगों ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। मैं इसलिए कहता हूँ, देखो, सरकार की आलोचना करना इंपॉर्टेंट है, मगर सड़कें टूट गई, स्कूल्स की हालत, वहां पे क्रिटिसिज्म सही रहता है। फॉरेन पॉलिसी लेवल पे एज ए कंट्री वी शुड स्टैंड यूनाइटेड। देखकर दुख लगता है कई लोग पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा आगे प्रोपेल कर रहे हैं। ये हामिद मीर जैसे लोग ऐसी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, ये देख पाओगे आप। मोदी की एम्बेरसमेंट शुरू हुई है, तो G7 समिट की इनविटेशन की जो कैंसिलेशन है वहां पे अभी खत्म नहीं हुई, अभी इसको मजीद जाना है। अब मजीद जाना है, मजीद जाना है। हामिद मीर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ क्या लेवल है इस आदमी का। अरबन नक्सल, अरब नस्ल में कंफ्यूज कर लेता है ये। तो अगेन, इंडिया में G7 को लेकर पॉलिटिक्स बड़े हाई लेवल की हो गई थी, बट वैसे आप अगर सोच कर देखो ना, G7 सच में अब एक इतिहास का एक रेलिक सा बन के रह गया है। G7 का कौन सा आखिरी निर्णय आपको याद आ रहा है जिसका ग्लोबल इम्पैक्ट हुआ था? सभी जो इकोनॉमीज है G7 की, ये नीचे की तरफ जा रही है, इनकी पॉपुलेशन कोलैप्स कर रही है, इनका भविष्य इतना कुछ है नहीं, फ्यूचर में सबको रिप्लेस कर दिया जाएगा। और इसलिए भारत में भी आप देखोगे जो जर्नलिस्ट है वो कहते हैं इंडिया शुड फोकस मोर ऑन G20। G20 एक ज्यादा बड़ा ग्रुप है, उसमें कई कंट्रीज हैं जो पोटेंशियली आगे जाकर इंपॉर्टेंट पावर्स बनेंगे, और ऐसे देश भी है जिनकी एक काफी प्रैग्मेटिक सोच भी है। इवन ब्रिक्स भी आप अगर देखो, आप सोच कर देखिए, बहुत ज्यादा ओपन ग्रुप है, ब्रिक्स के मेंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। G7 इतना क्लोज ग्रुप है कि आज तक इंडिया यहाँ पे मेंबर बना नहीं है परमानेंट, परहैप्स अब इंडिया बनना भी नहीं चाहता। तो अगेन देखिए, G7 को लेकर ये न्यूज वगैरह खूब बन गई थी, इनवाइट हो आया नहीं आया, मगर मेरे हिसाब से हमें G7 को आज के समय इतनी इंपॉर्टेंस अब देनी भी नहीं चाहिए। कुछ यहाँ पर ऐसा डिसीजन नहीं होने वाला जिससे ग्लोबली कुछ बड़ा इम्पैक्ट आएगा। मुझे याद है जो बाइडेन के अंडर एक वो इन्होंने प्लान निकाला था, बिल्ड बैक टुगेदर वगैरह, कुछ नहीं हुआ उसका। बाइडेन के अंडर G7 की जो भी अनाउंसमेंट करी गई, कुछ उसका बड़ा इंपैक्ट आज तक देखने को मिला ही नहीं है हमको। और इस बार भी आप देख लीजिए जिस तरीके से ट्रंप खुद के एलाइज को टारगेट कर रहे हैं कि जी मैं कनाडा को कब्जा लूंगा, कनाडा को बन जाना चाहिए यूएसए का पार्टनर, जापान से सिक्योरिटी विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं, यूरोप पर ये टैरिफ लगा रहे हैं। G7 में अब कोई यूनिटी भी बची नहीं है। सो रियली देखो, हमारे पीएम जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बट एज इंडियंस हमको भी ना वो कॉलोनियल माइंडसेट छोड़ देना चाहिए। अब ये G7 इज नो मोर अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, आइस ब्रेकर मिसाइल्स आज के समय बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। आपको बताना है कि आइस ब्रेकर मिसाइल्स ये किस कंट्री ने किए हैं डेवलप। भारत को मिल सकते हैं ये मिसाइल इन द फ्यूचर। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, फ्रांस, रशिया,
इजराइल या फिर जापान? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। देखिए, मेरा मानना है अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं, क्योंकि एआई की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूं कि कैप्टन अमेरिका ये मुंबई के किसी बिजी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यमी, तो मैं आसानी से कर सकता हूं सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं, इट वॉज जस्ट दैट ईजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूं कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूं, तो इस तरीके से, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूं, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूं। आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग। और ये सिर्फ एक छोटा सा, एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एस्पेक्ट है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई की मदद से आप किताबें लिख सकते हैं, आप पर्सनालिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग यू वांट। और अगर आपने सही जगह से जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया, तो मैं आपको बता दूं, आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी एग्जिस्ट भी करती है। कई लोग आराम से साल का 4 लाख से लेकर 6 साढ़े 6 लाख, जी हाँ, जो रियलिस्टिक सैलरी होगी वही मैं आपको बताऊंगा। कई लोग होंगे जो आज के समय कहते हैं कि जी हमारा कोर्स कर लो, फिर 25 30 50 लाख वगैरह। जो रियलिस्टिक चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को गूगल कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स, आराम से 4 लाख से लेकर 6.5 के आसपास सैलरी होती है उसकी। और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। आप खुद का एआई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप लोगों ने मुझको देखा है, मैं कंटेंट क्रिएशन में एआई का कितना इस्तेमाल करता हूं, आप सबको पता है। तो अगर आप जनरेटिव एआई को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस से, कि जहां पे आपके सामने टीचर हो, आप टीचर से सवाल पूछ पाओ कि जी ये प्रॉम्प्ट ऐसे क्यों डाला है, ये प्रॉम्प्ट में ये चीज़ अगर मैं ऐड करूं तो रिजल्ट ऐसे क्यों आता है, ये सब चीज़ें आप समझना चाहते हैं, तो करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स हमने कर दिया है लॉन्च। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आर जनरेटिव एआई फॉर ऑल। नाउ ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स का नाम हमने स्पेसिफिकली रखा है जनरेटिव एआई फॉर ऑल। आप एक बिगिनर हैं, आपकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है, आप नौकरी कहीं पर कर रहे हैं, खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बेसिकली आप किसी भी स्टडी में आते हैं, तो करियर 247 का जो ये जेन एआई फॉर ऑल है, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और इस पूरे प्रोग्राम के एंड में ना, खुद का एआई स्टार्टअप आप कैसे बना सकते हैं, उसका प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ किया जाएगा। ये सभी टूल्स को यूज़ कैसे करना है, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डेल ई, वेरियस टाइप के आज के समय जो जनरेटिव एआई के टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आप सीख पाएंगे करियर 247 पे। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अपना नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी, अपना नंबर, और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालना PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पे कोर्स मिल जाए। काफ़ी हैवी डिस्काउंट मिलता है बाय यूजिंग द कोड PD10। जो प्राइस है काफ़ी कम हो जाता है, नहीं तो अनफॉर्चुनेटली आपको हो सकता है कि ज़रा प्राइस पे करना पड़े अगर आप कोड यूज़ नहीं करते। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने। जनरेटिव एआई के वैसे कोर्सेज दुनिया भर में अवेलेबल हैं, बट ऐसा कोर्स जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है बाय NASSCOM, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल, स्टार्ट योर जर्नी इन जनरेटिव एआई। Thanks for listening, and as I always say, may the gods watch over you.